एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो वी आर वेलकमिंग यू ऑन आवर चैनल ग्रो विद फार्मा। आज हम बात करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, क्या स्कोप्स हैं और क्या इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो पहला होता है फार्माकोलॉजी कि हम समझते हैं फार्माकोलॉजी क्या होती है। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स, कि हम ड्रग्स की स्टडी किस तरह से करते हैं। ये दो वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसमें आता है फार्माकॉन और एक लोगस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो जो ड्रग के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो उसी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। अब हम समझते हैं ड्रग क्या होता है। ड्रग क्या होता है, कैसा एजेंट है जो कि हम किसी की डिजीज को डायग्नोस करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए जो भी हम ड्रग यूज करते हैं उसी को हम नाम दे देते हैं ड्रग। जब भी कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाता है उसमें कंपोजिशन मिला के हम उस ड्रग को फैक्ट करेंगे कि हाँ ये डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी यही है कि ड्रग की साइंस समझना, इन अदर वर्ड्स कि हम इसके सारे एस्पेक्ट्स को समझ लेते हैं कि इस ड्रग्स की नॉलेज क्या होगी। हम उसको देखेंगे कि कैसे हम उसको समझते हैं। इसकी फार्माकोलॉजी में दो चीज़ आती है, एक होती है फार्माकोडायनेमिक, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है कि हम जो ड्रग है अपनी बॉडी के साथ कैसे रेस्पॉन्स दे रहा है, और फार्माकोकाइनेटिक आती है कि अपनी बॉडी उस ड्रग को कैसे रेस्पॉन्स दे रही है। जैसे एडीएमई आ जाता है, उसमें एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब चीज़ें होंगी जिसको हम डिटेल स्टडी करेंगे अभी आगे। तो फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री क्या होती है कि जो भी बहुत सालों पहले ही ड्रग के होते थे, क्रूड नेचुरल प्रोडक्ट्स हम आए थे, इसका कोई कंपोजिशन हमें पता भी नहीं था और उसकी एफिकेसी जो होती थी बहुत कम होती थी। तो 1847 में क्या होती, फार्माकोलॉजी फर्स्ट ओरिजिनेट हुई थी, रुडोल्फ बर्जन ने करी थी। ये पहला प्रोफेसर था फार्माकोलॉजी का डॉरपेट के अंदर, जो कि जर्मनी में एक इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी थी। फिर 19th सेंचुरी में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीमबर्ग ने, ये फादर फार्माकोलॉजी आए थे, फिर इन लोगों ने मिलकर फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती है। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती थी जो कि प्योरीफाई करते थे, केमिकली कैरेक्टराइज उसके देखते थे कि कितनी वो ड्रग पोटेंट है, और कितनी नई ड्रग्स को हम सेलेक्ट करके वो डेवलप करते थे कि हाँ ये ड्रग किसी डिजीज़ को क्योर कर सकती है। उसका कैसे हम मैकेनिज्म एक्शन को देखते थे कि पर्टिकुलर टारगेट पे जाके वो ड्रग कैसे इफेक्ट करेगा। अब क्या होता है, हम इस मैकेनिज्म समझते हैं कि जो भी ड्रग है उससे क्या होता है, अपनी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी का जब मैंने डिफरेंस बताया था उसमें मैंने समझाया था कि जो भी ड्रग होती है वो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पे अपने पे जाके वो एक्शन शो करती है। तो वैसे उसका मैकेनिज्म एक्शन समझाना क्या होता था, ठीक है, अपने बॉडी में कैसे कैसे उसके इफेक्ट करते थे। जो हमारे इंडिया के अंदर क्या होता था, फर्स्ट फार्माकोलॉजी का जो टीचर आया था वो आया था कर्नल राम नाथ चोपड़ा, जो कि 1921 के अंदर आया था, ट्रॉपिकल मेडिसिन इन कोलकाता में। अब क्या होता है, फार्माकोलॉजी के स्कोप क्या है, इस जैसे कि मैंने भी बताया कि ड्रग क्या होती है। एक ऐसा सिंगल एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेडिसिन है, जो कि डायग्नोस करेगा, प्रिवेंट करेगा, ट्रीट करेगा किसी पर्टिकुलर डिजीज को। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है कि ड्रग बॉडी के साथ क्या इफेक्ट शो कर रही है, ठीक है। क्या क्वान्टिटेटिव स्टडी करेंगे हम कोई भी ड्रग के बारे में कि वो कितना इफेक्ट दे रहा है। यही ड्रग को हम क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे कि ड्रग किस तरह से मैकेनिज्म एक्शन उसका देखेंगे, किस तरह से वो ड्रग काम करेगा अपनी बॉडी में जाके, उससे केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। वहीं पे फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है कि बॉडी अपने ड्रग के साथ कैसे इफेक्ट करी। अब क्या क्या चलेगी, पहले ड्रग तो हमने बना ली और अपनी बॉडी के अंदर भी चली गई, अब अपनी बॉडी उसको रेस्पॉन्स कैसे दे रही है। तो पहले क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, और फिर ड्रग का एलिमिनेशन होगा, मतलब एक्सक्रीट आउट कैसे होगा, क्योंकि अपनी बॉडी में ज़्यादा है तो वो ड्रग रह नहीं सकती, एक्सक्रीट आउट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये डिपेंड करती, डील करती कि हमारे कैसे किस कंसनट्रेशन का ड्रग हम लेंगे अपनी बॉडी के अंदर, और ड्रग कितने कंसनट्रेशन में अपनी बॉडी के अंदर रहेगी और कितना एक्शन शो करेगी अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं बायोबिलिटी। अब आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माकोलॉजी क्या डील करती है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ड्रग का ट्रायल्स होते हैं, तो वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। और फार्माकोथेराप्यूटिक्स होते हैं, जो भी हम फार्माकोलॉजिकल के फार्माकोलॉजी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि जो भी डिजीज़ होती है उसकी भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो डिजीज़ की नॉलेज के साथ क्या ड्रग उसमें काम करेगी, तो वो उसको दोनों को साथ में रखकर उसको हम बोलते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है रैशनल फार्माकोथेराप्यूटिक्स और एक होती है एम्पेरिकल फार्माकोथेराप्यूटिक्स। जब हमें कोई ड्रग का मैकेनिज्म, जैसे हम कितना यूज़ कर रहे हैं जितना हमें पता होता है, तो उसका जो यूज़ हमें पता होगा वो आता है रैशनल में। और एम्पेरिकल में होता है कि पर्टिकुलर हमें क्या पता है, मैकेनिज्म एक्शन पता नहीं होता, ठीक है। तो जब मैकेनिज्म एक्शन पता है और कितना यूज़ करेंगे तो बात क्या है, रैशनल फार्माकोथेराप्यूटिक्स में। और अगर हमें मैकेनिज्म एक्शन डिजीज़ का नहीं पता है और हम ड्रग को यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी भी डिजीज़ के लिए, तो वो आता है एम्पेरिकल फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर, ठीक है।
अब आता है थेराप्यूटिक्स। क्या होता है, किसी भी डिजीज को हमने प्रिवेंट किया, ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग्स यूज करी वो आया थेराप्यूटिक्स के अंदर। फार्माको इकोनॉमिक्स में आता है कि क्या ड्रग की थेराप्यूटिकली हम किसी भी ड्रग को अगर यूज करें तो उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। बिना कॉस्ट देखे तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, तो वो आ जाता है फार्माको इकोनॉमिक्स में। फार्माकोजेनोमिक्स में आएगा कि फार्माकोजेनेटिक्स ही ऐसे ब्रांच जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी पर्सन की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम किसी ड्रग को सेलेक्ट करके हम उस पर्सन को और पेशेंट को ड्रग को देंगे ताकि उसके जो भी डिजीज है उसको हम ट्रीट कर सकें। फार्मा का एपिडेमोलॉजी में क्या होता है, जो भी हमने ड्रग दी तो हर ड्रग के कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उन ड्रग्स के बारे में जो भी एडवर्स इफेक्ट पड़ना लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के ऊपर, कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लोगों के ऊपर ड्रग को देखना कि उसके कितने कितने इफेक्ट्स आ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, उन सबको हम बोलेंगे फार्माको एपिडेमोलॉजी। और यही आप फार्माको एपिडेमोलॉजी की जो ब्रांच है जो इसको देखती है उसी को हम बोलते हैं फार्माको विजिलेंस। टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी में जो भी ड्रग होती है या फिर कोई भी पॉइजन आया किसी की वजह से जिसके एडवर्स इफेक्ट शो हो रहे हैं, तो उसको जो देखता है वो आता है टॉक्सिकोलॉजी। मतलब जो भी पॉइजन की स्टडी होगी जिसकी वजह से डिटेक्ट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे पॉइजनिंग को, उसी को हम बोलेंगे टॉक्सिकोलॉजी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, हम केमिकल्स को यूज़ करके किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। जैसे कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसको हमने क्या किया, यूज़ करा और मैलिग्नेंसी को उसको ट्रीट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंसरस सेल्स जो भी होती है, अगर हम कैंसर में बात करें तो कैंसर में भी कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं ताकि कैंसर को हम ट्रीट कर सकें। फार्माकोफोपिया में क्या होता है, जो भी ड्रग की होती है, और फोपिया मतलब मेक मतलब बनाना, ड्रग की ऐसे लिस्ट बनाना या फिर मेडिसिनल प्रोडक्ट ऐसे लिस्ट बना देना जो कि ऑफिशियल पब्लिकेशन हो चुकी है जिसमें ड्रग की बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोपिया। अब आता है सोर्सेज ऑफ ड्रग, की ड्रग्स आई कहाँ कहाँ से। तो ड्रग्स के तीन सोर्सेज है, नेचुरल, सिंथेटिक और बायोसिंथेटिक। नेचुरल सोर्सेज में ये वो सब्सटेंस आते हैं जो कि नेचुरली आए हुए हैं, जैसे प्लांट सोर्स हो गया। प्लांट सोर्स में ऐसे जो मेडिसिनल क्वालिटीज जो कि बहुत टाइम पहले से ड्रग्स आई हुई थी, जैसे बहुत सारे प्लांट पार्ट्स हो गए, जैसे बाग्स, फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम, वुड्स, सीड्स, ब्लॉसम, बल्ब, जैसे लीव्स से आता है डिजिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन, एट्रोपिन, फ्लासेड, विनक्रिस्टिन, ब्लास्टिन, ये सब कैंसर के लिए होता है, ठीक है। और रूट्स में एमेटिन हो गया, बाग से क्विनीन हो गया, ये सब चीज़ें जो कि प्लांट पार्ट से कोई ड्रग्स जो कि आई हुई हैं, अपने ओरिजिनेट हुई हैं। एनिमल सोर्स से बहुत सारे एनिमल सोर्सेज में भी ड्रग इंपॉर्टेंट ड्राइव हुई है, जैसे कि एनिमल की बॉडी सिक्रेशन से, उनके फ्लूइड ग्लैंड से, इंसुलिन के भी सबके एनिमल सोर्सेज से आया हुआ है। माइक्रोबियल सोर्सेज में क्या होता है, बहुत सारी सेवरल लाइफ सेविंग ड्रग्स बनी हुई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी, जैसे पेनिसिलिन बना हुआ है जो कि पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जो कि पेनिसिलिन क्राइसोजेनम से आया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से आया है। क्लोरामफेनिकोल स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुलाई से आया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं। मेराइन सोर्सेज में भी बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो कि मेराइन सोर्सेज से आया है, जो कि पहले भी आ चुके हैं और अभी भी ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि इससे आ रही हैं, बहुत सारे डिजीजेस को क्योर कर रहे हैं, हम इससे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जैसे कोरल, स्पॉन्जेस, फिशेस, मैराइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये करते हैं बायोलॉजिकल पोटेंट केमिकल्स है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर एंटी वायरल या फिर एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करते हैं। फिर आता है मिनरल सोर्सेज, ये भी दोनों मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल से आते हैं जिसको हम ड्रग को यूज़ करते हैं। बहुत टाइम पहले एंशियंट टाइम से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, अपनी बॉडी रिक्वायर कर रही ट्रेस एलिमेंट्स को ताकि हम होमोस्टेसिस को मेंटेन कर सकें। तो पेशेंट जो भी जिसके पास क्या होती है, मटेरियल्स की कमी होती है अपनी बॉडी के अंदर, तो हम क्या करते हैं, मिनरल्स को उससे बढ़ाने के लिए हम इनको मिनरल सोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसकी आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाता है, उसको हम परगेटिव की यूज़ करेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। जब अपनी बॉडी के अंदर कभी कभी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप एंटासिड्स लो। तो इन एंटासिड्स में क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। अब आते हैं सिंथेटिक सोर्सेज में। सिंथेटिक सोर्सेज में क्या होते हैं, वो केमिकल सिंथेसिस जो कि हम क्या करते हैं, जो केमिकली डेरिवेटिव होते हैं किसी भी न्यू कंपाउंड से। न्यू कंपाउंड को हम क्या करेंगे, न्यू कंपाउंड को हम करेंगे, जैसे सिंथेटिक सोर्सेज में क्या होता है, जो भी ह्यूमन स्किल्स लगती हैं, लेबोरेटरी में उसने ड्रग को बनाया, ठीक है, एडवांस अपनी खुद की नॉलेज लगाई और एक नया फाइटो केमिकल बना लिया, ठीक है। ये मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स में हम इसमें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे सल्फोनामाइड हो गया, एस्पिरिन हो गया, ठीक है। और सेमी सिंथेटिक में क्या होता है
क्या होता है, पहले से कोई ड्रग है लेकिन उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे, है ना, और वो मॉडिफिकेशन होकर एक नया ड्रग आ गया। तो मतलब ये हाइब्रिड है कि नेचर से भी हमें मिला हुआ है और उसमें हमने कुछ केमिकली मॉडिफिकेशन करके उसमें को इम्प्रूव करके उसकी पोटेंसी को बढ़ा दिया, एफिकेसी को बढ़ा दिया, उसके साइड इफेक्ट्स को कम कर दिया। जैसे हीरोइन हो गया जो कि मॉर्फिन से मिला हुआ था, ठीक है, हेमेटोट्रोपिन हो गया जो कि एट्रोपिन से मिला हुआ है। तो तीन चीज़ें हो गई हमारे पास, नेचुरली जो कि नेचुरली आ रही है, सिंथेटिक जो कि हम पूरी तरह से खुद से बना रहे हैं, और सेमी सिंथेटिक जो कि नेचुरली अपन पहले से है और उसमें कोई मॉडिफिकेशन करके हम सेमी सिंथेटिकली हम उसको यूज़ कर रहे हैं। बायो सिंथेटिक भी होती है वही प्रोडक्ट जो कि जेनेटिकली इंजीनियर ड्रग है, हम उसमें क्या करते हैं, आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी आ चुकी है, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, डीएनए ऑल्ट्रेशन होगी। तो इसमें क्या करते हैं, हम जीन को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम कुछ करके उसमें ड्रग में कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन हो गया। अब हम समझते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि वो ड्रग्स की हम किस तरह से बॉडी में किस किस रूट के थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इससे पहला तो हम ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इमरजेंसी कंडीशन देखेंगे, किस तरह से ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, किस कंडीशन में पेशेंट को ड्रग देनी है, उसकी एज क्या है, उसके इफेक्ट क्या है गैस्ट्रिक पीएच के, डाइजेस्टिव एंजाइम के, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है या नहीं। पेशेंट और डॉक्टर की चॉइस भी देखी जाती है कि हमें इसको ओरल रूट से देना है, पेरेंट्रल रूट से देना है। तो रूट्स क्या क्या होते हैं मैं आपको पहले ये समझाती हूँ। तो रूट्स दो तरीके से होते हैं, एक होता है लोकल रूट और एक होता है सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है एंटरल, एक होता है पेरेंट्रल। एंटरल में क्या होता है, ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल, और पेरेंट्रल में इनहेलेशन, इंजेक्शन और ट्रांसडर्मल। तो आइए एक एक बार हम इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो पहला आता है लोकल रूट। लोकल रूट में क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट मोड है कि हम ड्रग को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, उसके साइड पे हमारे अकॉर्डिंग हमारे एक्शन के थ्रू के सिस्टमिक साइड इफेक्ट इसके कम होते हैं। पहला होता है टॉपिकल। टॉपिकल में क्या होता है, जो स्किन या फिर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो उसकी लोकल एक्शन पे हमें कुछ भी, जैसे हमारे हाथ में कोई इंजरी हुई तो पर्टिकुलर उसी जगह पे हम क्या करेंगे, कोई भी ऑइंटमेंट लगा देंगे, तो वो क्या गया, टॉपिकल हो गया। इसमें पहले आते हैं ओरल कैविटी। जैसे ओरल में हमने कोई सस्पेंशन ले लिया, ठीक है, कोई क्रीम ऑइंटमेंट जेल लगा ली, जैसे लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जीआई ट्रैक्ट में क्या कोई दिक्कत हो जाती है तो टैबलेट लेंगे लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसमें देखेंगे सर्जरी से पहले इसमें स्टरलाइजेशन देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है रेक्टम। रेक्टम हम दो तरीके से लेते हैं, एक एनिमा और एक होता है सपोजिटरी। एनिमा मतलब जो कि हम लिक्विड फॉर्म में लेंगे, और सपोजिटरी जो कि हम सॉलिड फॉर्म में होता है। ये होता है ताकि हमारा जो बॉल है, मतलब जो हमारा स्टूल है, वो अच्छे से ल्यूब्रिकेंट उसको प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से बाहर निकल सके। दोनों के ये एग्जांपल हैं, जैसे रेक्टम के जो एनिमा का एग्जांपल है मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया, और सपोजिट का बिस्कोडाइल हो गया, ताकि बॉल को ये अच्छे से निकाल सके। फिर आता है आई, ईयर, नोज, इसमें हम ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, स्प्रे वगैरह देते हैं। या फिर जो भी इन्फेक्शन हो जाता है, फिर कोई भी एलर्जी कंडीशन होती है, तो हम क्या करते हैं, वो डॉक्टर्स को ड्रॉप्स या फिर ऑइंटमेंट की तरह उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जेंटामाइसिन। फिर ब्रोंकाई में इनहेलेशन वगैरह लेते हैं, साल्ब्यूटामॉल हो गया, ठीक है। तो जो भी अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उनको आपने देखा होगा वो इनहेलर लेके घूमते हैं, ताकि वो इनहेल कर लेते हैं और जल्दी से उनके ब्रोंकाई के अंदर चल जाता है और वो फटाफट उसका एक्शन शो हो जाता है। फिर आता है स्किन में। स्किन में वही हमने ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन कुछ भी लगाया तो उसके देखा कि कोई इसके अगर फंगल इन्फेक्शन हो रखा है तो उसको सबसे बेस्ट ऑइंटमेंट दिया जाता है क्लोट्रिमाजोल, जो कि एंटीबायोटिक है, जो कि हम उसको यूज़ करेंगे। अब आता है इंट्रा आर्ट्रियल रूट। इंट्रा आर्ट्रियल रूट में क्या होता है, ये बहुत कम यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक स्टडी में। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होगा कोरोनरी एंजियोग्राफिक में या फिर कोई भी सम एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर, जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं। फिर आता है ड्रग जो कि हम किसी डीप टिश्यूज़ में याद करेंगे, जैसे इंजेक्शन में। अगर किसी की रिमोटेड आर्थराइटिस किसी को डिजीज हो रही है तो उसकी जॉइंट स्पेस हो जाता है, तो वहाँ जो जॉइंट स्पेस होगा वहाँ पर ड्रग को इंजेक्ट करेंगे। अब आता है सिस्टम रूट्स क्या होता है। सिस्टमिक रूट्स में क्या होगा कि जो भी ड्रग है वो डायरेक्टली ब्लड में हम क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे, मतलब उस ड्रग को, और डायरेक्टली वो उसके चल जाएगा। अब आता है पहला एंट्रल रूट्स। एंट्रल रूट्स में क्या होता है, ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट्स आ गए थे। तो ओरल रूट में पहला क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन और एक्सेप्टेबल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि सबसे ज़्यादा ड्रग हम क्या लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, टैबलेट, कैप्सूल, ठीक है। तो टैबलेट कैप्सूल में क्या दिया उसने, सिरप भी दे दी, मिक्सचर दे दिया। अब क्या फीवर है किसी को तो फीवर में क्या देगा, पैरासीटामोल देगा। किसी को पैप्टिक अल्सर है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो वो ओमेप्राजोल कैप्सूल देगा। तो क्या करते हैं, हम ओरली ले रहे हैं। इसका एडवांटेज इसका ये सबसे सेफर रहता है, चीपर रहता है, पेनलेस होता है, खुद से हम सेल्फ एडमिनिस्टर ले सकते हैं, कोई हमें देगा नहीं। डिसएडवांटेज ये होता है कि इमरजेंसी कंडीशन में नहीं ले सकते इसका, क्योंकि इसका जो ड्रग का एडमिनिस्टर मतलब एक्शन है बहुत स्लो होता है।
कभी कभी किसी इंसान पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग डायरिया वाली कंडीशन हो रही है, अनकॉन्शियस है वो, ठीक है, उसके तब वो उस कंडीशन में ओरली ड्रग हम नहीं दे सकते। कभी कभी कुछ डाइसिस जूसेस ऐसे होते हैं उस ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो भी हमें कुछ और ड्रग्स लेनी पड़ जाती है। ठीक है, अब आता है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में क्या होता है, क्या करते हैं हम ड्रग को, क्या करते हैं, टंग के नीचे रख देते हैं। टंग के नीचे क्या होती है, जो भी हमारी बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो उसके थ्रू वो जो ड्रग है अपने सिस्टमिक ब्लड के सर्कुलेशन में वो चल जाता है ब्लड के अंदर, और वो अपना एक्शन शो कर देता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब भी एंजाइना अटैक आता है, तो एक नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट होती है, वो उस टंग के नीचे रख देते हैं, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू वो अपना एक्शन इतनी जल्दी शो कर देती है कि उसका वो अटैक है वो कम हो जाता है उसके चांसेस। इसका एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसका एडवांटेज एक ये भी है, अगर उसको लग गया कि हाँ मेरा एक्शन अच्छे से आ चुका है, तो वो उस टैबलेट को अपने मुंह से थूक भी सकता है, मतलब स्प्लिट आउट भी कर सकता है। इसका बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में इसको सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस ये भी है कि कभी कभी इरिटेंट कॉज कर देगा, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, इसका कभी बैड स्मेल और टेस्ट भी होता है। अब आता है रेक्टल रूट, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था कि दो फॉर्म में होता है, सॉलिड और लिक्विड में। सपोजिटरी सॉलिड फॉर्म में होता है और एनिमल लिक्विड फॉर्म में होता है। सपोजिटरी को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, लोकल और टॉपिकल इफेक्ट में भी और सिस्टमिक इफेक्ट में भी, जैसे इंडोमेथासिन रूमेटाइटिस एथराइटिस में यूज करेंगे। पर एनिमा भी दोनों तरीके से यूज होगा, लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट में भी। इसमें हम क्या होता है, जो भी जैसे एपिलेप्सी हो जाती है किसी चिल्ड्रन में, तो जल्दी से एक्शन शो करने के लिए उसको डायजेपाम दिया जाता है एनिमा के फॉर्म में। अब हम आते हैं पेरेंटल रूट में, जो भी इसका रूट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे हम क्या क्या दे रहे हैं। तो वो पेरेंटल रूट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका एक्शन बहुत जल्दी आ जाता है, इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो हम उसको ओरली ड्रग तो दे ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको ड्रग को एडमिनिस्टर इंजेक्शन के थ्रू करेंगे, ठीक है, या फिर इनहेलेशन देंगे, तो वो पेरेंटल रूट में आ जाता है। इसके जो भी ड्रग है, इसको हम भी डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर वो हो जाता है, ओरली नहीं ले पा रहे हैं, उसको यूज़ कर डिस्ट्रॉय कर देता है, तो फिर हम इसको इंजेक्शन फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर इनहेलेशन या फिर ट्रांसडर्मल पैचेस में दे सकते हैं। वैसे इसका डिसएडवांटेज ये कि असेप्टिक कंडीशन में होना चाहिए। ये डिसएडवांटेज ये है जो आप हर किसी चीज़ में लिख सकते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए कि असेप्टिक कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो प्रिपरेशन है स्टेराइल होनी चाहिए और बहुत एक्सपेंसिव होती है। इसमें इन्वेसिव टेक्निक लगते हैं क्योंकि ये पेनफुल हो जाता है, कभी कभी सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, कभी कभी लोकल टिश्यू में, नर्व्स वेसल्स में, टिश्यू में इंजरी कॉज कर सकता है। अब सबसे पहला पेरेंटल रूट आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन वॉलेटाइल लिक्विड्स गैसेस हो गए, जो कि इनहेलेशन जो कि सिस्टमिक इफेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे हम लोग। इनहेल करते हैं कि अस्थमा के लिए जो हमने पढ़ा था, ठीक है, जनरल एनेस्थेशिया में देने के लिए भी हम इनहेलेशन को देते हैं कि हाँ वो अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा है तो उसको बेहोश करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस, कोई एक्शन है, कोई कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन है, इसका डोज जो भी रिक्वायर्ड होती है बहुत कम में भी इसका एक्शन शो हो जाता है, और खुद से कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर करना है ये भी हम खुद से रेगुलेट कर सकते हैं। लोकल डिसएडवांटेज क्या है, लोकल इरिटेशन कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को ज़्यादा हो जाएगा, ब्रोंकोस्पाज्म होने के भी चांसेस रहते हैं। अब आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन हम किस किस रूट से दे सकते हैं, तो पहला आता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल रूट में क्या आएगा, जो भी स्किन के लेयर्स हैं उसमें हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, जैसे बीसीजी वैक्सीन हो जाती है, फिर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं। ये क्या होता है, थोड़ा पेनफुल होता है, उसका स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग भी हम क्या एडमिनिस्टर करके छोड़ सकते हैं। अब आता है सबक्यूटेनस रूट। सबक्यूटेनस में क्या होता है, जो सबक्यूटेनस टिश्यू होता है अपने थाइज, एब्डोमेन और आर्म्स के अंदर, उसमें हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे एड्रेनलिन हो गया, इंसुलिन हो गया। जो भी इंसुलिन इंजेक्शन होते हैं वो सबक्यूटेनस रूट से ही हम देते हैं, ठीक है। अब आता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब पॉसिबल है, डिपोट प्रिपरेशन को हम इंसर्ट कर सकते हैं सबक्यूटेनस टिश्यू में, जैसे नॉर्प्लांट हो गया कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स के लिए सुटेबल नहीं होती, इसका ड्रग एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है, और इमरजेंसी कंडीशन में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके डायग्राम से आप ये समझिए कि कौन कौन सा इंजेक्शन हम किस किस थ्रू में कंडीशन में दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर में देखो ये पूरा मस्कुलर में गया, ठीक है। सबक्यूटेनस में सबक्यूटेनस टिश्यू में चला गया, इंटरविनस में ये वीन्स के अंदर चला गया, तो डायरेक्टली इसके अंदर जा रहा है। 3 लेयर्स होती हैं अपने पास, एपिडर्मिस ऊपर होता है, फिर डर्मिस होता है, फिर सबक्यूटेनस टिश्यू होता है, और मसल्स होती है विद वीन, ठीक है। तो ये डायग्राम है जिसके थ्रू आप अगर बना देंगे तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ आएगा। फिर आता है इंट्रामस्कुलर, जो भी ड्रग हम लार्ज मसल्स में यूज़ करते हैं, जैसे डेल्टोइड, ग्लूटियस मैक्सिमस, वेस्ट्रस लैटरलिस हो गया। तो जो भी पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक ऐसी जो ड्रग्स होती हैं, इसका वॉल्यूम से 5 से 10 ml हमने एट अ टाइम हम इसको दे सकते हैं। इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओरल रूट, तो हम इमरजेंसी कंडीशन में ही यूज़ करते हैं। इसका माइल्ड इरिटेटिंग डिपोट इंजेक्शन इन सब में हम यूज़ करेंगे, इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। डिसएडवांटेजेस वही है, सब पे कंडीशन होना चाहिए, कभी
कभी पेनफुल हो सकता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते और नर्व्स में कभी कभी इंजरी भी कॉज कर सकता है। अब आता है इंट्रावेनस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंट्रावेनस ड्रग में क्या होता है, इसकी बायोलिटी बहुत अच्छी होती है। वीन के थ्रू हम इसको ड्रग को इंजेक्ट करते हैं और इसकी 3 तरीके से बोलस में एक ही टाइम पे क्या करेंगे, एक ही टाइम पे हम इस ड्रग को देंगे, धीरे धीरे स्लोली देंगे। जैसे रेनिटिडीन है, उनके पेप्टिक अल्सर में बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो रेंटिडीन के इंजेक्शन लगते हैं। फिर स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन हो गया, जैसे मॉर्फिन हो गया जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ होगा। इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में जैसे डोपामिन इन्फ्यूजन हो गया कार्डियोजेनिक शॉक में, मैनिटोल इन्फ्यूजन करेंगे साइबर और एडिमा के अंदर। तो कुछ इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी अवेलेबिलिटी 100% होती है। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन आता है इसका। इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको यूज़ करेंगे। एपिलेप्सी कंडीशन में आईवी फ्लूइड्स के थ्रू हम इसको सीवियर डिहाइड्रेशन में तब हम इसको यूज़ करेंगे। एंटी कैंसर ड्रग में हाईली इरिटेटिंग ड्रग्स होती हैं तो हम इसमें डाइल्यूट करने के बाद ही हम इसको देंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आईवी रूट से देंगे 20% मैनिटोल साइबर एडिमा के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है मेन कि एक बार ड्रग इंजेक्ट होने के बाद हम इसको नहीं निकाल सकते वापस, मतलब एक बार दे दिया तो उसका एक्शन शो होगा ही होगा। तो इसका ये मेन डिसएडवांटेज होता है। लोकल इरिटेशन कॉज हो सकती है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिक्टली इसमें असेप्टिक कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ ड्रग इंजरी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आईवी रूट के साथ डिफॉल्ट प्रिपरेशन जो होती है हम आईवी रूट के थ्रू नहीं दे सकते। प्रिकॉशंस यही है कि इंजेक्ट धीरे धीरे स्लो इंजेक्ट करो और एक बार इंजेक्ट करने के बाद ये देख लो कि उसकी जो टिप है नीडल की उस वीन के अंदर हो, ऐसे नहीं कि यहाँ और चली जाए। अब आता है इंट्राथिकल रूट। इंट्राथिकल रूट में क्या होता है, जो भी ड्रग है हम उसको इंजेक्ट करते हैं सब एरेकोनेट स्पेस के अंदर, जो कि स्पाइनल एनेस्थेटिक्स में यूज़ करेंगे, जैसे लिग्नो के एंटीबायोटिक जो कि एम्फोटेरिसिन बी है, इन सबको हम यूज़ करते हैं। अब इंट्रा आर्टिकुलर रूट में क्या होता है, जो भी जॉइंट स्पेस होती है, जैसे इन कंडीशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो हम हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन देंगे उस जॉइंट स्पेस के अंदर और उसका एक्शन शो करते हैं। स्ट्रिक्टली इसमें भी असेप्टिक कंडीशन प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन करने के थ्रू अगर कंडीशन में इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज होने के ज़्यादा, उसमें डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करना अवॉइड करना चाहिए। अब आता है ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट में क्या होता है, जो भी ड्रग है उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे पैच और ऑइंटमेंट के फॉर्म में। हम क्या करेंगे, जो भी पैच है ऑइंटमेंट है हमने स्किन के ऊपर लगा दिया और वो ड्रग क्या करती है उसमें थोड़ा थोड़ा रिलीज होना स्टार्ट करती है और सिस्टमिक रूट में चली जाती है। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल है स्कोपोलामिन पैच हो गया जो कि हम डायरी में यूज़ करेंगे, मोशन सिकनेस में नाइट्रोग्लिसरीन पैच ऑइंटमेंट हो गया जो कि एंजाइना में होता है। तो ये कुछ पैचेज हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, सिस्टम साइड इफेक्ट से कम होता है, पेशेंट कंप्लाइज बेटर होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा देर के लिए होता है, ये कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग का अच्छा प्रोवाइड करती है। इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि इसका जो पैच है वो अगर नीचे गिर गया तो अननोटिसली हम उसको देख नहीं सकते, तो एकदम से नीचे गिर गया तो उसका कोई एक्शन शो नहीं होगा। लोकल इरिटेशन कॉज हो जाएगा, डर्मेटाइटिस इचिंग वगैरह सब चीज़ें होने लग जाएगी। तो थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।